भी सेना की सियासी पिच पर बैटिंग करते दिखाई दे। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो। तो पाकिस्तान में अगर एक्सेप्टेंस चाहिए तो क्या करिए? अपनी कट्टर छवि दिखाइए। आप हिंदुस्तान को गाली दीजिए, आप कश्मीर की बात कीजिए, भले ही अपने ही घर में आपके यहाँ लोकतंत्र रोंदा जाता हो। अब इस बयान के 2 मायने हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि इमरान खान शाहिद आफरीदी के भारत विरोधी बयानों से अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान की सेना शाहिद आफरीदी में नया इमरान खान ढूंढ रही है। जी हां, इसे आप कह सकते हैं एक्स कैप्टन को एक्स कैप्टन से रिप्लेस करने की कोशिश। और इन सबके बीच शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाकर भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो बयानबाजी की वो हमने आपको सुनवा दी। और भारत के पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने आफरीदी को करारा जवाब दिया है। बताया है जितनी औकात हो बात उतनी ही करो। देखिए, मैं बहुत समय से कह रहा हूँ कि कई लोग सिर्फ उम्र में बढ़ते हैं, दिमाग में नहीं। और अगेन एक और एग्जांपल यही है कि 16 साल के आदमी बन चुके हैं। वो बच्चे तो रहे नहीं क्योंकि पेपर में तो 40 साल के, लेकिन इस समय में भी जब पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से लड़ रही है, कोरोना वायरस, उसके बावजूद अगर आप राजनीति करते हैं, कश्मीर का इशू उठाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो इसे पता चलता है कि आपकी क्या सोच है और आप ही की नहीं, आपके देश की क्या सोच है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। इस टाइम राजनीति करने का क्या फायदा है? कश्मीर के बारे में बात करने का या फिर इंडिया के बारे में बात करने का? आप अपना देश देखिए ना। आपके देश में खुद आपके पास पैसा है नहीं, लोग वहाँ पर मर रहे हैं, उसके बावजूद आप राजनीति करें। इसलिए क्योंकि एक ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तान में कि अगर आपको पॉपुलर होना है तो फिर इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री जी को अजीब अजीब चीजें बोलिए। तो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है। और शाहिद आफरीदी तो उन लोगों में से हैं जो क्रिकेट की दुनिया में कई साल तक 16 बरस के ही रहे, तो शायद बुद्धि अभी उतनी ही रही है। ताल ठोक के इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में कि इमरान खान की कप्तानी बचाएंगे आफरीदी अपनी बैटिंग से। इमरान के पाकिस्तान में क्या मोदी का खौफ चल रहा है, जैसा कि बयानों में झलक रहा है? बाजवा की बुज़दिल सेना का क्या नया सैनिक है शाहिद आफरीदी? बाजवा के लिए इमरान का रिप्लेसमेंट, देखिए वो बात बार बार आपसे दोहरा रही हूं, एक्स कैप्टन को एक्स कैप्टन से रिप्लेस करना, तो क्या बाजवा के लिए इमरान का रिप्लेसमेंट शाहिद आफरीदी है? और साथ ही पाकिस्तान में मोदी का डर आफरीदी पर दिख रहा है, इसका असर? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ आफरीदी के साथ ही क्रिकेट खेल चुके, आफरीदी के ही डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर चुके पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया हैं, हमारे साथ तारिक फतेह हैं, कॉलमनिस्ट हैं और राइटर हैं। साथ ही हमारे साथ कर्नल तेज टिक्कू हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं, हमारे साथ रविंद्र रैना जी भी हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ माजिद हैदरी जुड़ेंगे, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। और आप अब्दुल रजाक खान को इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल दानिश कनेरिया आप ही से है। आपको मैंने क्रिकेट खेलते हुए हिंदुस्तान में कवर भी किया है, कई बार हमारी बातचीत भी हुई है, लेकिन ये जो शाहिद आफरीदी हैं, आपने तो उन्हें बहुत क्लोजली देखा है। आप शाहिद आफरीदी की हकीकत भला आपसे बेहतर कौन जानता है? जो कश्मीर में राइट्स की दुहाई दे रहे हैं, उन्होंने अपनी ही टीम में आपके अधिकारों को किस तरह से हनन किया, किस तरह से आपकी आवाज को दबाया और कुचला, उससे बेहतर कौन जानता है? देखिए, सबसे पहले सबको नमस्कार शेरा। पहली बात तो ये कि जो मैंने बात की थी वो मेरी क्रिकेट से रिलेटेड थी, राइट? और ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ क्योंकि इसको अगर स्टेटमेंट को गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया जा रहा है, उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी बहुत ज़्यादा ट्विटर पे भी मुझे जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पहली बात तो ये धमकी वगैरह भी मिल रही है क्या? देखिए कि I am a proud Pakistani and I played for my country, and because of that I've been recognized throughout the world and I have done glories for my country, and it's a great achievement for me to play for my country, because जब भी अगर किसी क्रिकेटर से अगर बात करें जिस नेशन में वो पैदा होता है, तो जिस नेशन से वो खेलता है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो he is very much in love with that country। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप मेरे जितने स्टेटमेंट्स देख लें, मैंने हमेशा ये बात रखी है कि कंट्री फर्स्ट देन रिलीजन। मैंने हमेशा कंट्री को पहले रखा है, हमेशा मैंने अपने पाकिस्तान को पहले रखा है। और पाकिस्तान में जो मुझे इज्जत दी है, पाकिस्तान के फैंस हो गए, पाकिस्तान के लोग हो गए, इट्स अनबिलीवेबल एंड रियली अप्रिशिएट दैट। आई विल बी कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑन शाहिद आफरीदी। फर्स्ट आई होप यू कैन लिसन मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
यहाँ पर पाकिस्तान में अगर आप माइनॉरिटी बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी है, माइनॉरिटीज को काफ़ी सपोर्ट करती है, काफ़ी यहाँ पर NGOs है, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और माइनॉरिटीज को सपोर्ट किया। और मैं कभी भी रिलीजन कार्ड नहीं प्ले करता हूँ, ना मुझे ज़रूरत है। एंड दैट और पाकिस्तान को जब जब मेरी ज़रूरत रहेगी तो आई विल बी देयर फॉर पाकिस्तान, राइट। पहली बात है। और कमिंग बैक टू शाहिद आफरीदी, देखिए मेरा जो स्टेटमेंट था वो क्रिकेट से रिलेटेड था। क्रिकेट में जो मैंने फेस किया फॉर लास्ट 10 ईयर्स शाहिद आफरीदी के साथ, क्योंकि हम एक ही डिपार्टमेंट में खेलते थे, हबीब बैंक हमारा डिपार्टमेंट था, वहाँ पर भी जो उन्होंने मुझे मेरे साथ जो ट्रीट होता था वो मैंने बयान किया। और जिस तरह से वो मुझे बाहर रखते थे, डोमेस्टिक मैचों के अंदर भी नहीं खिलाते थे और फिर मुझे सपोर्ट नहीं करते थे जहाँ पर बाकी प्लेयर्स को सपोर्ट करते थे, तो मैंने वो वाली बात करी थी। अगर उसको पोर्ट्रेट अगर दूसरे एंगल की तरफ लेके जाए, उसका रीजन समझ नहीं आता ना मुझे कि शाहिद आफरीदी नो डाउट बहुत बड़ा नाम, फ्लेम पॉइंट और रीजन पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्रिकेटर, नो डाउट, ठीक है ना। तो वो अपना क्रिकेटिंग कैरियर में मैंने टेस्ट क्रिकेट खेली। लोग ये भी बात करते हैं आदित्य कि आपने 10 साल के अंदर ये बात क्यों नहीं करी या क्यों ऐसी बात नहीं की। देखिए अगर मैं 10 साल जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, इट वाज डिफरेंट बोर्ड, डिफरेंट चेयरमैन, डिफरेंट अंडर के लोगों में खेला। अगर मैं ये बात उस टाइम पर करता तो जो मैंने 61 टेस्ट मैचेस अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किए, मैं भी शायद मैं वो नहीं कर सकता और मैं पहले ही बाहर हो जाता टीम से। तो इसी वजह से, और ये बात शुरू हुई जब शोएब अख्तर ने एक बात करी थी 3 महीने पहले कि एक कप्तान जो था वो दानिश कनेरिया के साथ खाना भी नहीं पसंद करता था और उसके अगेंस्ट था। तो फिर मैंने भी वही बात को जब मैंने बात करी और लोगों ने पूछा कि भाई वो कौन है, तो मैंने बताया बिकॉज इंजमामुल हक वाज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ मी। वो कप्तान, उनकी कप्तानी में मैं बहुत अरसे तक खेला हूँ और उन्होंने सपोर्ट किया। यूसुफ हो गया, यूनुस खान हो गए, बहुत ज़बरदस्त, और जितने भी क्रिकेटर्स रहे। लेकिन शाहिद आफरीदी ने जो मेरे साथ उसका रवैया रहा क्रिकेटिंग उसके अंदर, टर्मिनोलॉजी के अंदर, क्रिकेटिंग ड्रेस के अंदर, तो वो मेरे नहीं ख्याल से कि उसको इस तरह से मेरे साथ चीज़ें करनी चाहिए थी। उसका रीज़न क्या है, क्या था उसके पीछे, क्यों वो मुझे डिसलाइक करते थे, वो आपके साथ ये जो भेदभाव था आपके साथ क्यों किया गया? देखिए मैं तो अपनी परफॉर्मेंस देता था और मैंने अपने जितने भी टेस्ट मैचेस खेले, मैंने इंडिया के परफॉर्म किया, विकेटें ली, सब जगह पे मेरी परफॉर्मेंस मुझे खिलाती गई और भगवान का आशीर्वाद था, उसकी वजह से मैं खेलता गया, परफॉर्मेंस देता चला गया। लेकिन कुछ एंगल ऐसे थे कि जहाँ शाहिद आफरीदी मुझे स्टॉप लगाना चाहता था कि ये कहीं आगे ना निकल जाए, कहीं ये अपना, क्योंकि दोनों लेग स्पिनर थे, नो डाउट वो ऑलराउंडर थे। लोग ये भी कहते हैं कि भाई वो ऑलराउंडर थे, आप तो लेग स्पिनर थे। भाई मैं समझता हूँ, लेकिन दोनों की कैटेगरी लेग स्पिन में ही आती थी। लेकिन जहाँ पर शाहिद आफरीदी, सकलैन मुश्ताक अहमद 3 स्पिनर्स खेल सकते थे ODIs के अंदर, T20s के अंदर अगर खेलते थे, क्योंकि T20 तो बाद में आई, लेकिन अगर तो मैं क्यों नहीं खेल सकता था उनके साथ, या वो मुझे यहाँ डोमेस्टिक लेवल पे क्यों अक्सर डोमेस्टिक क्रिकेट के वनडे टूर्नामेंट से बाहर रखते थे और मुझे नहीं, मैं वही आपसे वजह जानना चाह रही हूँ। देखिए ये सब बातें तो बहुत बार पब्लिक लाइफ में आ चुकी हैं, आपने खुद कहा है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव किया गया, वजह क्या लगती है? मैं तो आपसे वजह समझने की कोशिश कर रही हूँ। आपका रिलीजन, क्योंकि आपने रिलीजन को लेकर पहले बोला ये बात। देखिए मैंने रिलीजन को लेके ये बात नहीं बोली, और क्योंकि मुझे अपने धर्म पे तो बहुत आई बिलीव इन दैट और मुझे बड़ा विश्वास है, और भगवान की दया से मैं रिलीजन को बीच में नहीं लाना चाहता हूँ ना। अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी और कोई वजह नहीं बनती है, तो ऑटोमेटिकली वो सवाल वहीं आते रुक जाता है कि यार डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है। और बेसिकली मेरी शाहिद आफरीदी किसी के साथ कोई ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। ये एक बात छिड़ी थी, एंकर ने सवाल किया था तो मैंने उसका जवाब दिया। और बाकी मेन चीज़ जो है, एक्चुअली जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, उसको अगर पोर्ट्रेट गलत वे से कर सकते वो मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। एंड मैं अभी वापस कह रहा हूँ, आई एम ऑलवेज देयर फॉर माय कंट्री एंड आई लव माय कंट्री, आई लव माय पाकिस्तान। दानिश कनेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस समय हम तस्वीर दिखा रहे हैं शाहिद आफरीदी की। इस तरह की तस्वीरें, बहुत सारी इसी तरह की तस्वीरें हैं, इनमें से कई तो हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। ये तस्वीर क्या एस्टैब्लिश करती है? तारिक फतेह, आपके पास तो इनसाइड इंफॉर्मेशन है ना, आपसे ज्यादा इस पैनल पे पाकिस्तान, उसकी कट्टरता, वहां पे फौज किस तरह से सब कुछ कंट्रोल करती है, आपसे बेहतर कौन जानता है? अगर ये कट्टरता, ये छवि, कट्टर छवि नहीं दिखाएंगे तो पाकिस्तानी फौज के करीब कैसे आएंगे? देखिए वो उसको तो जाने देंगे। दानिश की बात सुन के मुझे इतना दिल दुखता है, क्योंकि उनको बार बार कहना पड़ता है कि मैं पाकिस्तान के फेवर में। आप अंदाजा लगाइए कि ये एक शख्स या पाकिस्तान में हिंदू होना कितनी मुश्किल बात है। मैंने खुद देखा है क्या कहा जाता है हिंदुओं को पाकिस्तान में। मैं तो रहा हूँ 30 साल, अपनी जिंदगी के पहले 30 साल मैंने वहाँ गुजारे। मेरे हिंदू दोस्त भी थे, लेकिन उनके साथ क्या होता था आई नो। खाना ना खाना हिंदू के साथ इट वाज कॉमन।
और शाहिद आफरीदी की बात यह है कि ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये मोदी जी को कह रहे हैं कि वो मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए कि मजहब को इस्तेमाल करने के लिए तो पूरा मुल्क बना भाई आपका पाकिस्तान। आपकी तो वजूद ही इसलिए है कि आप हिंदुओं के दुश्मन हैं या नफरत करते हैं। आप ईसाइयों को पाकिस्तान से, पंजाब से भेज के थाईलैंड में बैठे हुए 5000 पाकिस्तानी ईसाई। मैं आप कराची तो शहर जहां मैं पैदा हुआ, वहां हिंदू हमारे नेबर्स होते थे, यहूदी रहते थे, ये ज़ोरास्ट्रियन थे, पारसी थे, गोवन कैथलिक्स थे, सब के सब वहां से आपको कोई मिलेगा नहीं वहां। एथनिक क्लेंजिंग ऑफ एवरीवन एल्स। तो बेचारे उसको आप यू आर पुटिंग दानिश ऑन द स्पॉट। ही इज अ ब्राइट स्टार। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि कितनी ह्यूमिलिएशन फेस करता होगा ये, और कह भी नहीं पाता, क्योंकि अगर ये खुल के कह दें तो आप सोचिए कि क्या हशर होगा इनका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर एक लाइन क्रिटिक की बोलने से पहले ये कहना पड़ता है कि नहीं नहीं मैं अपनी कंट्री में यकीन करता हूं, मैं ये हूं वो। अपने आप में अगर आप पूरे बयान को टोटलिटी में सुने तो साफ दिखाई देता है कि किस तरह का प्रेशर इस समय दानिश कनेरिया पर भी है। और ये दानिश अकेला है। आप, मैं क्या बताऊं सिंध के अंदर क्या हो रहा है। जो बेआवाज जो लोग हैं, यानी वो ना इंडिया जा सकते हैं ना कहीं बाहर निकल सकते हैं, उनकी बच्चियों को उठाया जा रहा है जबरदस्ती। वो मियां मिट्ठू नाम के मौलाना है, वो बच्चियों को उठा के मुसलमान कर देते हैं, शादी किसी और से करा देते हैं। वो हमेशा के लिए माँ बाप तड़पते रह जाते हैं कि बेटी कहाँ गई, बेटी कहाँ गई। ये एक जहन्नुम जिसे हेल ऑन अर्थ है, ये वो है। और इसमें शाहिद आफरीदी मैं आपको आगे मौका दूंगी। मैं एक कमेंट सारे गेस्ट का ले लेती हूँ, मेरे साथ बहुत सारे गेस्ट हैं, मैं आगे आपको फ्लोर दूंगी। जल्दी जल्दी कमेंट। रविंदर रैना, जैसे कि अभी आपने खुद ही सुना, एक एथनिक क्लिंजिंग की बात की तारिक फतेह ने। उनसे ज्यादा पाकिस्तान को भला कौन जानता है। लोकतंत्र को किस तरह से रौंदा जाता है। वो ऐसे लोग जो लोकतंत्र को रौंदते हैं, जहां पर लोकतंत्र एग्जिस्ट नहीं करता, जहां पे प्रधानमंत्री पाकिस्तानी सेना का मुखौटा है, जब वो दूसरों के अधिकारों की बात करते हैं तो इससे हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। रविंद्र रैना, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको लेके एक टूल के रूप में इस शाहिद अफरीदी को इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान की सेना, आईएसआई, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है उनका भी हाथ है। सारी दुनिया जानती है कि कश्मीर को बर्बाद करने का काम पाकिस्तानियों ने किया है। कश्मीर के अंदर कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान अगर बने हैं तो पाकिस्तानी आतंकवादियों के कारण बने हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर के नौजवानों के हाथों से कलम छीनकर, पेन छीनकर, किताबें छीनकर उनके हाथों में बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां देने का काम पाकिस्तानियों ने किया है। पाकिस्तान ने एलओसी से घुसपैठ करा के आतंकवादियों को यहां भेजकर कश्मीर को लहूलुहान किया है। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने हमारी यहां की जो कश्मीर के अंदर मुस्लिम महिलाएं हैं उनका कितना अपमान किया इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने। क्या शाहिद अफरीदी की जुबान पर ताला लग जाता है? क्या उसको नजर नहीं आता है? सारी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन किया है। सबूत है सारी दुनिया के पास, दुनिया गवाह है। लेकिन शाहिद अफरीदी जैसे कठपुतली घूमने वाले इस प्रकार का बयानबाजी करेंगे तो एक बात साफ है, इन बुज़दिल पाकिस्तानियों के दिल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का खौफ इनके दिल और दिमाग में है। ये जानते हैं नरेंद्र मोदी साहब जो हैं इनके हर दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर ये उड़ी के अंदर हमला करेंगे तो इनके घर में घुस के मारेंगे। अगर ये हमारे यहां भारत देश के अंदर कोई आतंकी पुलवामा जैसी घटना करेंगे तो बालाकोट में इनको घुस के इंडियन एयरफोर्स मारेगी। ये भारतीय सेना है, ये भारत है। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में भी तिरंगा झंडा फहराना जानता है। ये खौफ इन पाकिस्तानियों के दिल में है। इसलिए ये अफरीदी का पागलपन है जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है। ठीक। माजिद हैदरी, शाहिद अफरीदी जो जनता के फेवरेट इसलिए रहे क्योंकि उन्होंने क्रिकेट की पिच पर कुछ किया, लेकिन जब वो सेना की पिच पर जाकर खेल रहे हैं और जिस तरीके से खेल रहे हैं, वही सेना जो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करती आई है। लोकतंत्र पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता है। जब वो शख्स ऐसे दावे करता है तो हंसी आएगी ना, कोई क्या सीरियसली लेगा। वैसे वो किन कश्मीरियों को ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, वैसे किनको दे रहे हैं लॉलीपॉप? देखिए मैडम, हमारे प्रधानमंत्री जी की इज्जत पे कोई, देखिए माजिद हैदरी, मेरा नाम अदिति है, आप मुझे अदिति बुला सकते हैं। देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की इज्जत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। उस पर हम सब भारतीय जो हैं वो एक साथ हैं। लेकिन एक बात है,
मैं पिछले दिनों से ज्यादा शाहिद अफरीदी का वीडियो नहीं देख रहा, मैं दो चीजें देख रहा हूं। एक तो मेरे भूखे देशवासी मजदूर जो सड़कों पर सिसक सिसक के मर रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो 5 सीरियल का धारावाहिक जो चला रही है निर्मला सीतारमण साहिबा के रहस्य 20 लाख करोड़ का, वो दो चीजें मैं देख रहा हूं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, कांग्रेस ने इस हमारे भारतवर्ष की जो इज्जत थी ना, एक जो छवि थी, वो ईंट एक एक ईंट करके बनाई थी पिछले 70 वर्षों से। लेकिन आज ये अचानक क्या हाल हो गया कि एक तरफ हमें नेपाल के लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं, चाइना भी बुरा भला कह रहा है, पाकिस्तान भी बुरा भला कह रहा है। ये क्या ऐसा अचानक आरएसएस वालों ने हमारे देश में कर दिया कि हमें हर तरफ से हर पड़ोसी हमें बुरा भला कह रहा है? क्या हमारे पड़ोसी गलत है कि हमारे में भी कोई गलती आ गई है इन 5-6 वर्षों में ऐसी कि हर एक हमें आपको पाकिस्तान पे बोलने में तकलीफ होती है? नहीं सुनिए माजिद हैदरी, आपको पाकिस्तान के बारे में बोलने में तकलीफ होती है, पता नहीं कौन सा डर लगता आपको। नेपाल ने क्या कह दिया? नेपाल ने कहा कह दिया, आपसे कहा क्या के आपसे कहा है? मैडम आप और चीन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चलता है सर। पहले तो चीन अभी कटघरे में से निकला है, कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर पहले चीन तो कटघरे में से निकला है सर। ये प्रोपेगेंडा तो मत चलाया कीजिए। प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए इनकी बात। पाकिस्तान के इशारे पर नाचने वाली कट्टरियों से भी कह गुजरे हैं, आज शाहिद अफरीदी से कह गुजरे हैं। ये शाहिद अफरीदी जो हैं उनको तो आदरणीय मोदी जी के भारत का खौफ होना ही चाहिए, क्योंकि उनके देश के प्रधानमंत्री जो उनके कभी कैप्टन भी हुआ करते थे, इमरान खान, जब बालाकोट में घुसकर भारत की सेना ऑपरेशन करती है और वो सोए रह जाते हैं, उसके बाद जो उनकी थूथू होती है पूरे पाकिस्तान में, तो कुछ उस थूथू के कुछ उनके ऊपर भी उसके बूंद गिरे होंगे। ऐसे में शाहिद अफरीदी का खौफ, शाहिद अफरीदी की कुंठा, शाहिद अफरीदी का जिस तरह से वक्तव्य है वो समझा जा सकता है। लेकिन माजिद हैदरी इनको शाहिद अफरीदी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है, इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है, आईएसआई के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है, इस्लामिक स्टेट के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है, लश्कर तोयबा के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है, हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि ये उन्हीं के टुकड़ों पर पलने वाले प्राणियों में से शुमार है। इनके पास जो है अगर जरा सा मैंने आरएसएस के खिलाफ बोलना है पहले, जिसकी विचारधारा मेरे देश को बदनाम कर रही है। पाकिस्तान टुकड़ा फेंकती है और उस टुकड़े पर आप पलते हैं। आपकी आज कम से कम भारत में आपको जो है भारत के प्रधानमंत्री का अनुच्छेद 370 लागू होने के बाद आपकी इतनी तो बड़ी बड़ी है, लेकिन जो अनुच्छेद 370 के बाद आप भारत अपना देश को मानने लगे ना जनाब। अरे सुन लो, पाकिस्तान के टुकड़े पर पलने वाले आरएसएस वालों ने प्रेम शुक्ला जी सुनिए सर मेरी बात। प्रेम शुक्ला जी और माजिद हैदरी दोनों मेरी बात सुनिए, पहले दोनों सुनिए मेरी बात। सर एक तो आप लोग निजी हमले मत कीजिए, दूसरी बात माजिद हैदरी, प्रेम शुक्ला जी फ्लोर आपको वापस दूंगी। माजिद हैदरी, आरएसएस ने क्या गलत किया? आप दीजिए, 2 एग्जांपल दीजिए। आरएसएस ने क्या गलत किया? आरएसएस को आप आते हैं जहर उगल रहे हैं, क्या गलत किया बताइए पहले मुझे। कहां पे कन्विक्टेड है आरएसएस? नहीं बताया, मुझे एग्जांपल देके बताइए, हवा में मत बोलिएगा मेरे साथ में। मर रहा है क्या है? आरएसएस वाले अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं अफरीदी पे। हमें इस वक्त अफरीदी को आप पहले ये बताइए आरएसएस ने किया क्या है? आपको शाहिद अफरीदी भी जाने, अब आपको शाहिद अफरीदी याद आया है जब आपसे मैं पॉइंटेड सवाल कर रही हूं। आप मुझे बताइए आरएसएस ने क्या किया, बताइए। आरएसएस ने यह किया कि आरएसएस ने इस देश के अंदर इतनी नफरत फैला दी है कि हमें हमारे पड़ोसी भी बुरी नजर से देखते हैं। आपके पास सबूत है? आरएसएस की सबूत है आपके पास या सिर्फ प्रोपेगेंडा है? जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, जो इमरान खान का प्रोपेगेंडा है, बस वही है। आप मुझे आज ये बताएंगे इस डिबेट में आरएसएस ने क्या गलत किया है? आप बोल रहे हैं, इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्या गलत किया? सबूत दिखाइए। आप लोग जो प्रोपेगेंडा चलाने आते हैं, आपको पता नहीं है, तथ्यों पे बात होती है डिबेट में। इस वक्त जब देश एकजुट होना चाहिए, अगर देश बटा हुआ है आरएसएस की वजह से है, आरएसएस की गलत सियासत की वजह से है। नहीं, आरएसएस ने क्या किया? आपके पास एक भी केस तो है नहीं आरएसएस के खिलाफ। सुन लीजिए मेरी बात, आपके पास कोई केस है आरएसएस के खिलाफ? है? हाँ है ना। क्या है? गिनना चाहती है? गिनिए। सबसे पहले गौ रक्षा के नाम पे मुसलमानों पे जुल्म किया 5 साल। आपसे आप कन्विक्शन हुआ? नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, आपके बोलने से नहीं हो जाएगा, या बगल सीमापार बैठे इमरान खान के बोलने से नहीं होगा। ये ड्रामाबाजी बंद करो। ये जो ड्रामाबाजी आप लोगों ने लगा रखी है ना, ये अनर्गल आरोप लगाना, अनाप-शनाप बातें करना बंद कीजिए। कश्मीर के अंदर बर्बादी की, जो बेगुनाह लोगों की हत्याएं की, जो महिलाओं को मारा, जो बच्चियों को मारा, स्कूल कश्मीर के स्कूलों में जाती हुई छोटी छोटी बच्चियों का कत्ल पाकिस्तान के आतंकवादी करे, उनका नाम ले लीजिए, उनके कातलों का नाम लीजिए। माजिद हैदरी कॉन्क्रीट एग्जांपल दीजिएगा, प्रोपेगेंडा मत चलाइएगा। मैं अपने सवाल अच्छे से जानती हूँ, आप बैठिए, एग्जांपल दीजिएगा, सिर्फ बैठ के अनर्गल आरोप मत लगाइएगा डिबेट में, अनर्गल आरोप मत लगाइएगा। और कांग्रेस की दुहाई दे रहे थे ना, कांग्रेस की दुहाई दे रहे थे आप। कांग्रेस क्या कर रही थी फिर आरएसएस को लेकर? 70 साल तक कांग्रेस क्या कर रही थी? आप बताइए ना, आपने अनर्गल आरोप लगाया, बताइएगा कांग्रेस क्या कर रही थी? अब्दुल रज़ाक खान सर, आपको आके सर आपके प्रोपेगेंडा के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, बैठ जाइए। अब्दुल रज़ाक खान
अदिति जी। जी, ये अदिति बचपन से, जी बोलिए। राहुल गांधी को भी तो कश्मीरियों की चिंता होती है ना बहुत, उनका भी तो नैरेटिव कुछ कुछ वही है जो शाहिद अफरीदी कह रहे थे। हिस्सा है ना, कश्मीरी भी इस देश का हिस्सा है ना, कश्मीरियों का। मैं तो तुमसे सवाल ही नहीं पूछ रही हूँ, विपक्ष का काम ही है ना, वो तो मैं सवाल ही नहीं पूछ रही हूँ। अच्छा तो बोलिए, आप बोलिए ना। राहुल गांधी यही पुलित्जर जो अभी अवार्ड विनर्स थे कांग्रेचुलेट कर रहे थे, उनकी फोटोग्राफी क्या थी? यही नैरेटिव है ना, ये इमरान खान बोलते हैं, ये शाहिद अफरीदी बोल रहे हैं। देखिए शाहिद अफरीदी के इस देश में भी बहुत सारे फैंस थे, हैं और हमेशा रहेंगे। युवराज सिंह भी एक बहुत बड़े फैन है शाहिद अफरीदी के, हरभजन सिंह भी एक बहुत बड़े फैन हैं, जिन्होंने हाल तक भी उनके लिए फंड रेजिंग का काम किया है। 70 साल से अफरीदी का सपना रहा है कि कैसे भी कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। कांग्रेस हुकूमत ने कभी भी इनका सपना पूरा होने नहीं दिया। आज अगर गौतम गंभीर गर्व के साथ ये बात कह रहे हैं, शाहिद को अगर 71 याद दिला रहे हैं, तो वो इंदिरा गांधी की देन है, सैम मानेकशॉ की देन है। उस वक्त की सेना जो देश के लिए जो गौरव के साथ 90,000 कैदियों को बंधक बनाया था, आपसे मैंने सवाल क्या पूछा, आप जवाब क्या दे रहे? कर्नल टिक्कू आपका कमेंट सर। एक्स कैप्टन को एक्स कैप्टन से रिप्लेस करेगी यामी बाजवा। आदित्य जी, एक्चुअली मैं काफी सारा डिबेट सुन नहीं पाया जो मजीद हाजरी साहब ने बोला, लेकिन मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। देखिए, जहां तक क्रिकेटर्स, हम ये क्रिकेट की डिबेट कर रहे हैं, क्रिकेट और क्रिकेट की डिबेट नहीं कर रहे हैं सर, हम शाहिद अफरीदी ने जो कहा कश्मीर को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, उस पर बात कर रहे हैं। यस, हम उसी पर बात कर रहे हैं। ये क्रिकेटर्स की मानसिकता दिखा रही है। कई साल पहले जब इमरान खान को पूछा गया कि जब वो इंडिया के साथ क्रिकेट खेलते हैं तो उनका मोटिवेशन कहां से आता है, उनका जवाब है जो रिकॉर्डेड है, वो ये था कि जब वो इंडिया के साथ मैच खेलते हैं तो वो उनको लगता है जैसे वो कश्मीर में जहाज चलाते हैं। उसके बाद जब इंजमान उल हक कैप्टन बन गया तो आपने खुद देखा पाकिस्तान एक मॉडर्न टीम से एक रिलीजियस टीम बन गया। वहां ज्यादा नमाज होती थी और क्रिकेट कम होता है, जिस वजह से क्रिकेट पाकिस्तान में तकरीबन खत्म था। और कंपेयर टू उस समय जब उनके मॉडर्न क्रिकेटर्स थे और दुनिया भर में उनकी छवि कितनी जबरदस्त थी। जहां तक शाहिद अफरीदी की बात है, देखिए उसको अपने आप को रिहेबिलिटेट करना है। उसके क्रिकेट के दिन खत्म हो गए और बेस्ट तरीका उसके लिए रिहेबिलिटेट करने का है कि हमारे प्रधानमंत्री को और भारत को गाली निकालो। ये एक बड़ा आसान तरीका है पाकिस्तान में रिहेबिलिटेट करने का अपने आप को। बिल्कुल, तो कुल मिला के चाहे शाहिदी हो, चाहे अफरीदी हो, चाहे दहशतगर्दी हो, चाहे आतंकवादी हो, जितने भी ये दी है ना, इन सब पर पाकिस्तानी फौज की छाप है, ये समझ लीजिए। बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं कर्नल टिक्कू, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, जल्द लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ।